हाँ, तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की जो वीडियो है बच्चों, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए बनाई गई है। जो सीबीएसई ने लेटेस्ट सर्कुलर निकाला है, स्पेशल असेसमेंट पॉलिसी जो क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए निकाली है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑफिशियल पॉइंट्स हैं हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, प्लस जो सीबीएसई का सर्कुलर हमारा निकल के आया है उसका कुछ एनालिसिस जो मैंने अपने लेवल पे किया है और उसका इम्पैक्ट जो बच्चों के ऊपर पड़ेगा सीबीएसई के सर्कुलर का, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम सर्कुलर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं इस सर्कुलर के अंदर। सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों क्या है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो कंटिन्यूड रहेंगी अनटिल जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस के लिए कोविड सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो जैसी चल रही हैं वो वैसी चलती रहेंगी। तो इसके अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस वी नीड टू कीप इन माइंड कि जो क्लासेस हैं वो आपको लेनी चाहिए और इन ऑनलाइन क्लासेस को टाइम टू टाइम आपको अपने नोट्स, लेक्चर्स और इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन क्लासेस जैसी चल रही हैं वैसी की वैसी चलती रहेंगी। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे बच्चों, जो सिलेबस सीबीएसई 2000 सेशन जो हमारा चल रहा है, सेशन कौन सा है बच्चों, 2021 से 22 वाला जो हमारा सेशन चल रहा है, इसके लिए जो सीबीएसई का सिलेबस है वो फुल सिलेबस हमारा चल रहा है जो हमारा आज से 2 साल पहले चला करता था। ठीक है बच्चों, जो हमारा लास्ट ईयर सिलेबस था वो रिड्यूस हुआ था, सीबीएसई ने कोविड के ग्राउंड्स पे उस सिलेबस को रिड्यूस किया था, लेकिन इस साल जो हमारा सिलेबस अभी चल रहा है वो फुल सिलेबस चल रहा है, उसके अंदर कोई भी रिडक्शन नहीं है। लेकिन सीबीएसई के सर्कुलर के अंदर जो शुरुआत में पैराग्राफ्स दिए गए हैं उसके अंदर बहुत ही क्लियरली इंडिकेट होता है कि सिलेबस रिडक्शन हो सकती है आने वाले टाइम में, और इसके रिगार्डिंग जो सर्कुलर होगा सीबीएसई जुलाई में या फिर अगस्त फर्स्ट वीक तक रिलीज कर सकती है। इंडिकेटिव सिलेबस रिडक्शन हमें दिखाई दे रही है इस सर्कुलर के बारे में। इंडिकेटिव सिलेबस रिडक्शन जो बाद में नोटिफाई की जाएगी सीबीएसई सर्कुलर्स के द्वारा, टू बी नोटिफाइड लेटर। तो एज ऑफ नाउ आपको जो सिलेबस फॉलो करना है वो सीबीएसई का सिलेबस ही फॉलो करना है, फुल सिलेबस जो आज से 2 साल पहले तक चलता आ रहा था। ठीक है बच्चों, फॉर सेशन 21-22। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एकेडमिक सेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो बात रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, एकेडमिक सेशन जो हमारा पहले चलता था और अब चलता है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। अब जो हमारा एकेडमिक सेशन है बच्चों वो 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। पहला होगा हमारा टर्म 1 और दूसरा होगा हमारा टर्म 2। तो ये 2 भागों के अंदर हम एक डिवीजन देखने को मिला है इस एकेडमिक सेशन के अंदर। और इस एकेडमिक सेशन की जो खास बात है वो क्या है बच्चों, जो 50% सिलेबस होगा वो ईच टर्म में हमें देखने को मिलेगा। 50% सिलेबस ईच टर्म। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 50% सिलेबस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ डिनोट की गई है कि जो सिलेबस आपका टर्म 1 में आएगा वो टर्म 2 में नहीं आएगा, और जो टर्म 2 में आएगा वो टर्म 1 में नहीं आएगा। इसको कंप्लीट बाइफरकेट किया जाएगा सिलेबस को, और इसके बारे में जो नोटिफिकेशन आएगी वो बाद में दी जाएगी, टू बी नोटिफाइड लेटर। मतलब कि टर्म 1 के अंदर क्या सिलेबस रहेगा और टर्म 2 के अंदर क्या सिलेबस रहेगा उसकी नोटिफिकेशन हमें बाद में मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में इसकी नोटिफिकेशन भी हमें जल्दी देखने को मिल सकती है। चलिए बच्चों, जो हमारा टर्म 1 रहेगा वो हमारा नवंबर-दिसंबर में इसके एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल रहेगा वो हमारा क्या रहेगा बच्चों, नवंबर-दिसंबर के अंदर हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, नवंबर-दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पर जो टर्म 2 रहेगा बच्चों, इसका एग्ज़ाम शेड्यूल अगर कोविड सिचुएशन सब कुछ सही रही तो मार्च-अप्रैल के अंदर हम इसका एग्ज़ाम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। जो ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का बच्चों टर्म 1 के लिए वो रहेगा बच्चों 90 मिनट्स का। अब हम टर्म 1 के बारे में बात करेंगे। जो ड्यूरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, 90 मिनट्स का। और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में टर्म 1 के एग्जाम में आप देखने को मिल सकते हैं, दैट विल बी प्योरली MCQ बेस्ड and assertion reasoning based, assertion reasoning based।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आप टर्म 1 के अंदर देख सकते हैं। अभी जो सीबीएसई का जो सर्कुलर है उसमें जो वेन्यू, इंडिकेटिव वेन्यू हमें देखने को मिल रहा है बच्चों, वो क्लियरली वो स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं जिस स्कूल में शायद आप पढ़ते होंगे, उस स्कूल के अंदर आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिलैक्सेशन है। स्कूल में जहां पर भी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा बच्चों, वहां पर जो सुपरविजन रहेगा वो एक एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट का रहेगा। किसका रहेगा? एक एक्सटर्नल एग्जामिनर कह सकते हो या फिर एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट का रहेगा। ठीक है बच्चों, और ऑब्जर्वर्स भी लगाए जाएंगे ताकि सही तरीके से और फेथफुल तरीके से एग्जाम को कंडक्ट किया जा सके। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारा एग्जाम होगा, हम जैसा कि सभी जानते हैं एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग बेस्ड होगा, और जो हमारा एग्जाम लिया जाएगा वो किस पे लिया जाएगा बच्चों? ओएमआर शीट के ऊपर एग्जाम लिया जाएगा। तो जो ओएमआर शीट होती है बच्चों, उसको स्कैन करना बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो रिजल्ट रहेगा इसके केस के अंदर, जो सीबीएसई के सर्कुलर में क्लियरली बताया गया है कि जो रिजल्ट रहेगा बच्चों वो सेम डे पर ही सीबीएसई पोर्टल में अपलोड हो जाएगा। रिजल्ट विल बी अपलोडेड on the same day on CBSE पोर्टल। देखिए बच्चों, यहां पर अपलोडेड का मतलब है कि स्कूल के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा सेम डे पर ही, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको रिजल्ट ऑन डेट मिल जाएगा। जो आपको रिजल्ट होगा वो सीबीएसई के शेड्यूल के हिसाब से ही मिलेगा। ऑन डेट आपको रिजल्ट वहां पर नहीं मिलेगा, अपलोड ऑन डेट हो जाएगा। बट एक्सपेक्टेड है कि आपको जल्द से जल्द इसमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सीबीएसई एग्जामिनेशन में 2-2, 3-3 महीने बाद रिजल्ट आता है, ऐसे इस चीज़ की चांसेस बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर है। चलिए बच्चों, अब जो टर्म 2 होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो टर्म 2 आपका मार्च अप्रैल में होगा, इसमें जो ड्यूरेशन रहेगी वो एग्जाम की बच्चों क्या रह सकती है? इसमें ड्यूरेशन को लेके सीबीएसई ने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया है, जिसमें केसेस के बारे में बात करी है कि अगर केस वन अगर जो कोविड की सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। क्या होती है बच्चों? इफ कोविड सिचुएशन इम्प्रूव्स, वो सही हो जाती है अगर कोविड की सिचुएशन, तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों आपका 2 आवर्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने की उम्मीद है। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 2 आवर्स का नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव पेपर होने की उम्मीद है, जिसका पैटर्न सीबीएसई टाइमली हो सकता है कि अपलोड कर दे। 2 आवर्स का नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव पेपर हो सकता है, और हो ये भी हो सकता है कि जो इसका वेन्यू रहेगा वो एक बाहर का सेंटर ही हो, स्कूल में हमारा एग्जाम ना हो। ठीक है बच्चों, अगर हमारी कोविड की सिचुएशन इंप्रूव नहीं रहती, जो करंट डायलेमा वाली सिचुएशन है जो अभी चल रही है वही रहती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या उम्मीद है? कोविड सिचुएशन रिमेन सेम। तो क्या होगा बच्चों? ऐसी स्थिति के अंदर हमारा 90 मिनट्स का, जो हमारा जिस तरीके से टर्म 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसी पैटर्न में हमारा टर्म 2 का एग्जाम भी कंडक्ट होगा। 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड पेपर ही होगा। ठीक है बच्चों, और रही बात वेन्यू की कि एग्ज़ाम कहाँ हो सकता है, किस चीज़ के चांसेस हैं, तो बच्चों यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूँ, इसके बारे में कोई पर्टिकुलर कंफर्मेशन नहीं दी है सीबीएसई ने। ये भी हमारा क्या होगा, बाद में बताया जाएगा, टू बी नोटिफाइड लेटर, कि हमारा जो एग्ज़ाम है स्कूल में ही होगा, घर पर भी हो सकता है, या फिर हमारा एक्सटर्नल सेंटर भी पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको सिचुएशन के हिसाब से इन्फॉर्म कर दी जाएगी। बट एक चीज़ मान के चलिए बच्चों, आपका जो एकेडमिक सेशन है वो 2 भागों के अंदर पूरे तरीके से बढ़ चुका है। 50-50% सिलेबस दोनों के अंदर आना है, और दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। आई होप ये थर्ड पॉइंट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब जो बच्चों हमारे 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखने को मिल रहा है वो है इंटरनल असेसमेंट्स का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी वो हम आने वाले वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इंटरनल असेसमेंट्स का।
जो आपको एज पर शेड्यूल, जो भी शेड्यूल सीबीएसई रिलीज करेगी उस हिसाब से जो स्कूल अपने लेवल पे इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन लेगा और उस इंटरनल एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होंगे वो सीबीएसई पोर्टल पे टाइम टू टाइम बेसिस पे अपलोड किए जाएंगे। मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट, इसमें सीबीएसई का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, स्कूल अपने लेवल पे ये इंटरनल असेसमेंट ले सकता है। इट वुड बी अपलोडेड on CBSE portal as per schedule। चलिए बच्चों, अब ये जो इंटरनल असेसमेंट की गाइडलाइंस होंगी, गाइडलाइंस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ये सीबीएसई थोड़े टाइम बाद नोटिफाई करेगा, टू बी नोटिफाइड लेटर। बताई जाएंगी कि एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होना चाहिए, कितना सिलेबस इस एग्ज़ाम के अंदर यूज़ होना चाहिए, हमारे टर्म 1 के लिए कैसे होना चाहिए, टर्म 2 के लिए कैसे होना चाहिए। तो इन एग्ज़ाम्स की जो गाइडलाइंस होंगी वो टाइमली सीबीएसई नोटिफाई कर सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी इंटरनल असेसमेंट का क्या रोल होने वाला है आपके रिजल्ट प्रिपरेशन में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, रिजल्ट प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, जो आपका फाइनल सीबीएसई का रिजल्ट निकल के आता है, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एस्पायर करते हैं, 90%, 95%, 98%, जो एक इच्छा होती है हर बच्चे के मन में, वो रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होगा। रिजल्ट प्रिपरेशन पहले तो बच्चों बहुत सिंपल हुआ करता था कि जो रिजल्ट है वो अपना सीबीएसई का एक फाइनल एग्जाम होता था, तो उसमें जो भी थ्योरी पेपर के अंदर मार्क्स आते थे उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करते थे फुल सिलेबस के बेसिस पे। तो उसमें हमारे लिए बहुत अच्छा रहता था कि 1 गो का काम है, अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ठीक है, हर किसी का अपना समय होता है, वो समय आपका नहीं था। लेकिन इस बार जो है बच्चों, इन्होंने रिजल्ट प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड किया है और थ्रू आउट द ईयर कैसे स्टूडेंट्स एंगेज रखने हैं उस चीज़ का भी खास ध्यान रखा गया है इस रिजल्ट प्रिपरेशन के मेथड में। अब देखिए बच्चों, आपको ध्यान देना है, अब मैं एक एक करके केसेस के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं रिजल्ट प्रिपरेशन की, किस तरीके से रिजल्ट प्रिपरेशन होने की उम्मीद है। देखिए बच्चों, टर्म 1 और टर्म 2 ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं जो आपको देने हैं नवंबर दिसंबर में और मार्च अप्रैल के अंदर। इन दोनों एग्जाम के बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है। अगर कोविड सिचुएशन रहती है और कोविड सिचुएशन की वजह से कोई एग्जाम नहीं हो पाता तो उसके बीच में हमारी किस तरीके से मॉडरेशन होगी उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही सही तरीके से सीबीएसई के पैटर्न तरीके से कंडक्ट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो थियरी पेपर का हमारा रिजल्ट प्रिपरेशन होगा वो किस तरीके से होगा। यहाँ पर दोनों ही टर्म को इक्वल वेटेज दी गई है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियरी मार्क्स, यानी कि थियरी के मार्क्स जो टर्म 1 में आएंगे और टर्म 2 में आएंगे उनको 50-50% यूज करके हम फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियरी मार्क्स बिटवीन 2 एग्जाम्स। तो हम कह सकते हैं जो टर्म 1 का वेटेज रहेगा थियरी मार्क्स के लिए, बच्चों प्रैक्टिकल का अलग सिस्टम चलेगा, थियरी मार्क्स के लिए जो टर्म 1 का वेटेज रहेगा थियरी मार्क्स के लिए वो कितना रहेगा 50%, और टर्म 2 के लिए कितना रहेगा यहाँ पे वेटेज बच्चों, ये भी रहेगा हमारा 50%। तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। दिस इज द आइडियल सिचुएशन जहां पर हमारे दोनों के दोनों एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट होते हैं। ये टिक बच्चों मैंने लगाया है, एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट होते हैं। चलिए बच्चों, केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि अगर जो टर्म 1 का एग्जाम है वो सीबीएसई के तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ या फिर होम बेस्ड एग्जाम कराना पड़ा। होम बेस्ड एग्जाम, होम बेस्ड एग्जाम कौन से होते हैं बच्चों? आपको एग्जाम पेपर घर पे मिल जाएगा और आप उसको कंप्लीट करके फिल करके आप स्कूल में जमा करा सकते हो या फिर डिजिटली भी उसको जमा करा सकते हो। इट्स लाइक अ होम बेस्ड एग्जाम। तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ। क्रॉस का मतलब ये नहीं है बच्चों कि एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम तो होगा ही होगा, लेकिन स्कूल में या सेंटर में एग्जाम ना होके कहां पर आपका एग्जाम होगा? घर पर एग्जाम होगा, होम बेस्ड एग्जाम होगा। तो इस टाइप की सिचुएशन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है बच्चों? देखते हैं। अगर टर्म 1 का एग्जाम नहीं हुआ और टर्म 2 का एग्जाम सही तरीके से हो गया, स्कूल्स पे हो गया, सेंटर पे हो गया, सही तरीके से हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों इस एग्जाम की जो वेटेज है फाइनल रिजल्ट प्रिपरेशन में, फाइनल रिजल्ट प्रिपरेशन के अंदर जो इस एग्जाम की वेटेज है बच्चों 50% से घटा दी जाएगी और इस एग्जाम की जो वेटेज रहेगी बच्चों 50% से
बढ़ा दी जाएगी। आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब थर्ड केस के बारे में बात करते हैं बच्चों। थर्ड केस हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा टर्म 1 का एग्जाम सही तरीके से हो जाता है, कोविड की सिचुएशन नहीं आती ऐसी स्थिति के अंदर, और जिस पैटर्न में हमारा प्लान है उसी तरीके से हमारा टर्म 1 का एग्जाम हो जाता है, और टर्म 2 का एग्जाम हमारा नहीं हो पाता, कोविड की सिचुएशन बढ़ जाती है, किसी भी कारणवश लॉकडाउन लगाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा बच्चों, जो वेटेज रहेगी इसकी 50% से ज़्यादा हो जाएगी और इसकी 50% से कम देखने को मिल सकती है। वेटेज लेसर देन 50%, मतलब इसकी वेटेज कम हो जाएगी टर्म 2 के एग्जाम की, और टर्म 1 के एग्जाम की वेटेज बढ़ जाएगी फाइनल रिजल्ट प्रिपरेशन में। दीज आर द 3 डिफरेंट केसेस। अब लास्ट केस के बारे में बात करते हैं बच्चों। लास्ट केस क्या कहता है कि भाई अगर सिचुएशन बहुत ही बुरी हो गई, मतलब इतनी बुरी हो गई कोविड की वजह से कि ना हमारा टर्म 1 का एग्जाम हो पाया सही तरीके से, होगा तो सही पर सही तरीके से, और ना हमारा टर्म 2 का एग्जाम हो पाया। दोनों ही एग्जाम कैसे हुए बच्चों, होम बेस्ड एग्जाम हुए, होम बेस्ड एग्जाम हुए। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों ही एग्जाम की जो वेटेज होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, लेसर देन 50%। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि भाई हमारी वेटेज अगर 50% से कम होगी तो एक और मेथड हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी इज्जत बढ़ेगी किसकी बच्चों, इंटरनल असेसमेंट्स की। जो आपके इंटरनल असेसमेंट हुए हैं उनको भी वेटेज दी जाएगी फाइनल रिजल्ट प्रिपरेशन में। इंटरनल असेसमेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा, प्लस उसके अलावा और भी मेथड्स, मॉडरेशन मेथड्स का यूज हो सकता है। अदर मॉडरेशन मेथड्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एक फेयर रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। अदर मॉडरेशन मेथड में बच्चों हो सकता है क्लास 10th के या क्लास 11th के मार्क्स का भी सीबीएसई यूज कर ले, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई कंफर्म्ड नोटिफिकेशन नहीं है, तो अभी हम मान के चलेंगे कि सिर्फ ये इंटरनल असेसमेंट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी होगी। यहाँ पर आपके इंटरनल एग्जाम की बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ से आपको सबसे पहला कंक्लूजन क्या देखने को मिलता है, दिस इज प्योरली नॉन ऑफिशियल, नॉट बेस्ड ऑन दी ऑफिशियल सर्क्यूलर। यहाँ पर ये मेरे एनालिसिस के बेसिस पे है, नॉन ऑफिशियल। कंक्लूजन क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है एवरी एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट। हर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चाहे वो आपका इंटरनल असेसमेंट हो, चाहे वो आपका टर्म 1 हो, चाहे वो आपका टर्म 2 हो, और चाहे वो आपका 11th क्लास का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो जो आपका होके जा चुका है। ठीक है बच्चों, क्योंकि सीबीएसई कोई भी मेथड को यूज़ कर सकता है फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए। जैसा कि आपने देखा जो करंट क्लास 12th चल रही है उनकी डिफरेंट मेथोडोलॉजी से रिजल्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। कभी क्लास 11th के मार्क्स को भी यूज़ करते हैं, क्लास 12th के मार्क्स को भी यूज़ करते हैं, 10th तक के मार्क्स को भी सीबीएसई ने प्रेफरेंस दी है रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ होता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दैट एवरी एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट। अब एक भी एग्जाम अगर आपका टर्मिनल होता है तो वो आपके लिए अच्छा है, और आप हर टर्मिनल एग्जाम या इंटरनल असेसमेंट एग्जाम के लिए उतने ही जोरों शोरों से आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे आप सीबीएसई के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसा कि पिछले सालों में होता था, जनवरी फरवरी मार्च में थोड़ा बहुत पढ़ के अपना सीबीएसई का एग्जाम दे देते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। आपको हर एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और सिलेबस को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर कोविड सिचुएशन को देखते हुए जैसा हम जानते हैं डिजिटल क्लासेस होती हैं, तो सेकंड कंक्लूजन हमारा निकल के ये आता है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर कोविड सिचुएशन परसिस्ट करती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी हो सकता है lesser if COVID persist। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो स्कूल में ही होता है, उसमें कहीं ना कहीं सीबीएसई का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। जो पेपर होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे देने हैं,
और कितना ड्यूरेशन, मतलब ऐसे तो ड्यूरेशन को लेके स्पेसिफिक हमारी गाइडलाइंस रहती है और उन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे हमारे इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर को फ्रेम कर देते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अब अगर प्रैक्टिकल एग्जाम, जैसे कि साइंस बेस्ड के बारे में अगर मैं बात करूँ, साइंस स्ट्रीम के बारे में अगर मैं बात करूँ, जब आपके प्रैक्टिकल्स लेबोरेटरी के अंदर हो ही नहीं पाएंगे तो आप उन प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में ज़्यादा कहीं ना कहीं उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो घट जाती है, आपको परफॉर्म करने में दिक्कत आती है। हालांकि अगर कोविड सिचुएशन नहीं रही तो हो सकता है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट हो, जैसे आज से 2 साल पहले हुआ करते थे। आशा करते हैं कि कोविड सिचुएशन ना हो और प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों को गेन करने को मिले। लेकिन आपका जो मेन कंसर्न रहेगा यहाँ पे थियरी पेपर को लेके ज़्यादा रहना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज पैरेलली आप जितना गेन कर सकते हो, जितने भी आप वीडियोस के थ्रू या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सीख सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड। बट मेजर कंसर्न आपका क्या रहना चाहिए बच्चों? थियरी पेपर पर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में होने की उम्मीद है। तो इसका मतलब क्या नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा? नहीं, नवंबर दिसंबर में तो आपका टर्मिनल एग्ज़ाम होगा। इंटरनल असेसमेंट हो सकता है आपका सितंबर या अक्टूबर में आ जाए। तो उसके लिए जो आपके ये 3 महीने आपको टर्म 1 में दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाएंगे, क्योंकि आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए भी उतना ही अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा जितना अच्छे से आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए या टर्मिनल एग्ज़ाम्स के लिए करते हो, क्योंकि उसकी भी वेटेज बढ़ सकती है आने वाले टाइम में रिजल्ट प्रिपरेशन में। तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका जो टर्म 1 का सिलेबस है इन 3 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट योर टर्म 1 सिलेबस, ठीक है बच्चों। और इन 3 महीने के अंदर ही आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, मतलब किसी भी समय पे अगर आपका एग्जाम हो जाए तो यू शुड बी मेंटली एंड फिजिकली वेरी मच प्रिपेयर्ड टू गिव एग्जामिनेशन। तो आपको फिजिकल फिटनेस का और हेल्थ का भी साथ साथ ध्यान रखना है ताकि आपको कोई बीमारी ना लगे। और कभी भी अगर आपका एग्जाम कंडक्ट होता है थ्रू आउट द ईयर तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो। तो आपके ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है अपना टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। एज ऑफ नाउ टर्म 1 का क्या सिलेबस होगा ये CBSE की तरफ से शेड्यूल नोटिफिकेशन में आ जाएगा। बट आप सोच के चलो कि आपका जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं फर्स्ट 50% तो आपको उन्हीं पे ही ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट के जो शुरुआत के जो चैप्टर्स रहेंगे वहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इसी पढ़ाई के दौरान ये 3 महीने क्रूशल सिर्फ टर्म 1 के लिए नहीं है, आपको मैं एडवाइस करूँगा कि कुछ पार्ट आप टर्म 2 का भी कंप्लीट करके रखें। कंप्लीट अ पार्ट ऑफ टर्म 2 सिलेबस, ताकि क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका जो टाइम ड्यूरेशन है टर्म 1 और टर्म 2 के बीच में काफ़ी छोटा है। नवंबर दिसंबर के बाद आपको सीधा मार्च अप्रैल में आपको टर्म 2 देना है, तो इस दौरान आपके पास टाइम कम रहेगा टर्म 2 का जो 50% सिलेबस है उसको कवर करने के लिए। तो बेटर है आप पहले से ही टर्म 2 का थोड़ा सिलेबस आप कवर करके चलें, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। आप बस कर लें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जैसे ही CBSE का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि टर्म 1 के एग्जाम इन पर्टिकुलर डेट्स पे कंडक्ट होंगे तो उसके बाद आप टर्म 2 के सिलेबस को बिल्कुल छोड़ दें और टर्म 1 के सिलेबस को पूरे तरीके से जुट जाएं उसकी तैयारी करने के लिए, ठीक है बच्चों। इसी के साथ कुछ कंक्लूजन्स और कुछ एडवाइस मेरी तरफ से आपके लिए, पूरा का पूरा ऑफिशियल सर्कुलर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ हम ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों।